लास्ट पोर्शन देखते हैं इस चैप्टर का, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्पीसीज़ का इम्पोर्टेंस, स्पीसीज़ की डेंसिटी, कैसे कैसे स्पीसीज रिचनेस है वो सब कुछ देखा, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस देखे। अब ना इतना सारे लॉस की बात जब किया गया है तो फिर ऐसा इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसको कंजर्व करना है। ठीक है, तो अब हम इस एरिया में क्या देखेंगे, व्हाट इज़ द मोड ऑफ कंजर्वेशन, क्या क्या ऐसे फोरम हैं या समिट हुए हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की गई है और किस किस टाइप से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे देखा जाता है, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, किस तरीके से उस पर डिपेंडेंट हैं और हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंजर्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो वाई का तो आंसर आपको बहुत अच्छे से है, जब सर्वाइव करना है तो यू शुड कंजर्व। सारी डिपेंडेंसी अपनी बायोडाइवर्सिटी पे है तो इसको कंजर्व करना ही होगा। There are many reasons, some obvious and other not so obvious, but all equally important. They can be grouped into three categories. Narrowly utilitarian, मतलब नैरो एक हम कम रेंज में, जैसे फूड फ्रूट ये सब चीज़ें हो गए, कपड़े वगैरह, इनके लिए जो डिपेंडेंसी है मतलब शॉर्ट रेंज में। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑफ टाइम, आज किया तो आज हमें क्या उसका फ़ायदा है, इस तरीके से हम बात करते हैं ना कि कोई चीज़ हम ले रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा, क्या है, बेनिफिट क्या है। तुम क्लैप्सन में क्लास लेने आ रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो एकदम हम शॉर्ट टर्म देखते हैं। ठीक, फिर कुछ ऐसा है कि लॉन्ग टर्म, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह नहीं होते लॉन्ग टर्म, हमें LIC की जीवन योजना एंड वॉट एवर, तो हम एक लॉन्ग टाइम भी देखते हैं कि हम अपना घर बना रहे हैं या वॉट एवर, तो हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं, लॉन्ग टर्म वो बेनिफिट होगा, आज हमारे घर में हम रह रहे हैं, अगली जनरेशन रहेगी, तो वो कैसे हो जाता है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन आ जाता है एथिकल इश्यूज से रिलेटेड। ठीक है, मोरल वैल्यूज से रिलेटेड कि हम क्यों ना करें ये सब चीज़ें। तो इस तरीके के अलग अलग इसके पर्सपेक्टिव रहेंगे। तो नैरोली एकदम शॉर्ट टर्म, ठीक है, कि हम इमीडिएट प्रॉफिट देखना चाहते हैं कि क्या इस बायो कंजर्वेशन का हमें क्या इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, फिर ब्रॉडली लॉन्ग टर्म एंड एथिकल, रूल एंड रेगुलेशन, मोरल वैल्यूज़, वो सारे पॉइंट जो आ जाएगा उसमें आ जाएगा एथिकल। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन। आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस, ह्यूमन डेराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर। क्या क्या आ जाता है अब इसमें, फूड। ठीक है, फूड की बात करें तो इसमें सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, सब कुछ आ गया। फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक टैनिन, लुब्रिकेंट, डाइज, रेजिन, परफ्यूम, इन सब के सोर्सेज, ये सब कहाँ रिसोर्स यूज़ कहाँ हो रहे हैं, प्लांट से हो रहे हैं। ठीक है, कई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, कई प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हैं, कुछ बार्क से ऑब्टेन होता है। नंबर ऑफ ड्रग्स ऐसे हैं जो मेडिसिनल पर्पज से हम लोग यूज़ करते हैं, उनका रिसोर्सेज कहाँ पे है, वो प्लांट्स के अंदर है। एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicine used by native peoples around the world. अब ये आपको डेटा है, क्या परसेंटेज दिया हुआ है, कितनी प्लांट स्पीसीज, और एक हम चार्ट भी दे देंगे जिसमें रेंज ऑफ मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्रग्स। अब जैसे हम लोग प्लांट्स के सोर्स से ड्रग्स की बात करते हैं तो हमेशा आयुर्वेदिक ही नहीं, ठीक है, आयुर्वेदिक ड्रग्स ही नहीं होते, केमिकल ड्रग, उनसे आइसोलेट करके फिर उनसे हम लोग जैसे तुलसी के रिसोर्सेज से, और तुम्हारा ये ओपिन वगैरह हुआ, जो सारे ये हो जाते हैं कैफीन वाले पोर्शन, इन सब चीज़ों से, मॉर्फिन वाला पोर्शन, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि इन रिसोर्सेज से हम, कॉल्चिसिन हमने पढ़ रखा है, उन सब रिसोर्सेज से हम, प्लांट रिसोर्सेज से ही वो सब ड्रग केमिकली भी फॉर्म करते हैं। तो प्लांट रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये नहीं कि हेरिडिटरी, वो क्लासिकल हम आयुर्वेदा की ही सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक, ऑलरेडी जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, केमिकल एलोपैथिक ड्रग्स में जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, उनका भी रिसोर्स क्या है, प्लांट है। तो 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में आ गया तुम्हारा आयुर्वेदिक, यूज्ड बाय द नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब जब हम ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेडिशनल यूज़ करने वाले, जो मेडिसिन को यूज़ करने वाले हैं वो डॉक्टर ही हों। बहुत से ऐसे होते हैं कि वहाँ के नेटिव पीपल
उस चीज़ों को सालों से वो पीढ़ी दर यूज़ करते आ रहे हैं और उन्हें पता है कि किस लीफ से क्या होगा, किस लीफ को कहाँ लगाना है, किस लीफ के जूस को पीना है, किस प्लांट के बार्क के पोर्शन से वो कौन से लाइक डिजीज़ में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके की नॉलेज उन ट्रेडिशनल, उन ट्राइबल पीपल की बात करें तो उनको होती है नॉलेज। क्लियर बेटा? Nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored. अब हमने स्टार्टिंग में ही देखा था एक रेंज ऑफ डिस्कवरी अभी ऑलरेडी बाकी है। वो उन प्लांट्स के हम बारे में जानते ही नहीं है, तो कोई ही नहीं जानता ना कि क्या पता जिन डिजीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा अभी कोई उसकी ड्रग नहीं डिस्कवर कर पा रहे, हो सकता है वो ईजिली रिसोर्स हो, ठीक, लेकिन हम उन प्लांट को ही डिस्कवर नहीं कर पाए। दे आर द स्पीसीज वो वेट कर रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। हो सकता है उनके अंदर उन ड्रग्स की पोटेंसी हो, बट स्टिल वी डोंट नो। Nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored. With increasing resources put into bioprospecting, exploring molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance. अब बायो प्रोस्पेक्टिंग, अब ये वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या हो गया? मीन्स बायोलॉजिकल वर्ड, बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स से कोई प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, उन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से यूज़ करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए चीज़ों को देखना, दिस इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो यहाँ पे हम क्या बायो रिसोर्सेज को ही यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर बेसिस पे, जेनेटिक बेसिस पे एंड स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी को देख रहे हैं हम लोग, ठीक, फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम लोग अपने यूज़ के लिए भी हो सकता है, ये प्राइमरी यूजेस जो दिया हुआ है इस यूज़ में भी आ सकता है, तो एक सेकेंडरी यूजेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी आ सकता है, या मेडिसिनल पर्पज से भी हम कोई उनसे यूजफुल कंटेंट ले सकते हैं। तो दिस इज बायो प्रोस्पेक्टिंग, सिंपली किसी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से अपने फ़ायदे की चीज़ लेना, ठीक। और यहाँ पे कोई टेक्निक बाद में आएगी, ठीक है, वो बायोटेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट थिंग। वो बायो प्रोस्पेक्टिंग में जब हम इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक लेवल पे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर देते हैं, उसके जेनेटिक कंपोजिशन को मैनिपुलेट करते हैं, देन वी कॉल इट दैट बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट, बायो प्रोस्पेक्टिंग इज़ डिफरेंट। क्लियर? जस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनसे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं फॉर द ह्यूमन बीइंग। द ब्रॉडली, तो ये क्या हो गया, सब नैरो वाले में आया है। जेनेटिक एंड स्पीसीज एक्सपेक्ट टू नेशंस एंडोड विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट। अब एक ऐसा, इसमें सिंपल सी क्या है, जिस नेशन में, जिस एरिया में, जिस जियोग्राफी में वो ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी रिच होंगे, तो ऑब्वियसली जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कहें कि बहुत सारी स्पीसीज के बारे में भी नहीं पता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्पीसीज ढूंढने की या मेडिसिनल प्लांट्स की या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए प्लांट्स की, वहाँ पे पॉसिबिलिटी कहाँ ज़्यादा है? ऑब्वियसली जहाँ पे उनकी स्पीसीज के डिस्कवर होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर हम ये बोलें कि सहारा डेजर्ट में हो सकता है कोई मेडिसिनल प्लांट अभी हिडन है, तो इसके चांसेस बहुत कम है। सहारा डेजर्ट में पहले तो उसका सर्वाइवल होना चाहिए ना, तो जिस हैबिटेट में वो ग्रो कर रहा है वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज रहेगी। तो इस तरीके से ये सब किस में आ गया तुम्हारा, नैरोली यूटिलाइजेशन, ठीक है, मतलब नैरो, एकदम क्विक, इमीडिएट प्रॉफिट जहाँ से हम देख सकते हैं, उन सारे सेक्शन में हमें उन सारे पर्पस के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। क्लियर? इसमें क्या क्या आ जाएगा, बेसिकली फूड आ गया, फ्रूट्स आ गए, ड्रग आ गए, अपना लिविंग रिसोर्सेज के लिए हम जो डिपेंडेंट हैं, ठीक, फिर हम जो क्लॉथ वगैरह इनके लिए डिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ गई। तो ये क्या हो गया, नैरो, एक शॉर्ट टर्म। क्लियर है बच्चा? इन सारे रिसोर्सेज से, इन सारे अपनी नीड को हमें फुलफ़िल करना है। अगर हमें पल्सेस चाहिए, हमें फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, हमें फैब्रिक चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, तो हमें ऑलरेडी उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, बायो कंजर्व करना पड़ेगा। क्लियर? अब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या हो जाएगा, सिंपल वे में किसी को हम लॉन्ग टर्म में अगर हम सोच रहे हैं कि इसको इस तरीके से कंट्रोल करें कि हमें बहुत लंबे टाइम तक हम
इस चीज़ को यूज़ कर पाए। तो इसमें बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि पॉलिनेशन। ठीक, अब आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करोगे, जैसे इंसेक्ट को कंजर्व नहीं करोगे, इंसेक्ट की स्पीसीज को बचाओगे नहीं, तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट हैं या जो पॉलिनेटिंग एजेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो इंसेक्ट ही अगर ख़त्म हो गए तो ये पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए भी आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएंगे। और ऑब्वियसली ये ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, जापान में टेक्नोलॉजी ड्रोन डेवलप किए गए हैं ऐसे, जो कि पॉलिनेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। मीन्स वो बी की तरह एक्ट करेंगे, वो फ्लावर पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ उनको केमिकल आइडेंटिफिकेशन सब चीज़ उनमें एआई के थ्रू बिल्ड कर दिया गया। अब वो वहाँ पे पॉलिन ग्रेन को अपने जो भी ब्रशेस उसमें अटैच होंगे उसमें अटैच करेंगे और फिर उनको मूव कराया जाएगा। फिर वो दूसरे प्लांट पे, फीमेल प्लांट फ्लावर पे जाएंगे और वहाँ पे उसको पॉलिनेट करेंगे। तो जो चीज़ नेचुरली हो रही थी, एक इंसेक्ट, एक बी हमारी, जो कि बिना किसी कॉस्ट के ये सारी चीज़ें करने को प्रेजेंट थी नेचर में, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं कि अब ये प्रोसेस हमें चाहिए तो हम फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हमने ड्रोन बनाएंगे, कुछ एआई को यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किए और उससे हमने ऐसा तो कर लिया। लेकिन क्या इससे कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, ये तो कॉस्ट बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा ड्रोन भी तुम्हारा जो इस तरीके से मैकेनिज्म करेगा उसमें लाखों के इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हें मैन पावर चाहिए, ठीक, मैनेजमेंट वगैरह। तो एक जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा था उसके बैकग्राउंड में अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म अब एक पूरी स्पीसीज क्या पूरा डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा अगर हम इन सब चीज़ों पे वर्क नहीं करेंगे। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है चल रहा है, that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. Clear? The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the earth's atmosphere. अब हमें पता है अमेजोन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रन फॉरेस्ट, ये सब क्या है, पूरे लंग सिस्टम है। अब तुम ऐसे सोचो इस चीज़ को कि अगर तुम्हारे लंग्स में, अभी जैसे कोरोना के केसेस में हमें पता है कि जो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या जो लोग डेलिकेट हैं उनके लंग्स पे अफेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, अब तुम्हारे लंग्स में से एक, तुम्हारे नहीं, जस्ट एज्यूम कर लो किसी को, तो उसके लंग्स का एक पोर्शन डैमेज हो जाए। ठीक है, हाफ 1/4 पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन ही डैमेज हो जाए तो उसके लंग्स के फंक्शन पे तो इफेक्ट पड़ेगा। अब नोइंगली अननोइंगली हम इस तरीके से फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि अरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और अमेजोन फॉरेस्ट तो ऐसे एकदम खजाने की तरह है, इसको हम करेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं, वो उसी तरीके से हो गया। लंग्स के छोटे से पोर्शन में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, कोई डैमेज हो रहा है, तो इट विल अफेक्ट अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेम वे में अमेजोन फॉरेस्ट हुआ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कुछ और पार्ट हुए सारे जो हम लोग इक्वेटर ट्रॉपिकल रीजन में देख रहे हैं, उसमें अगर हम किसी पोर्शन को डैमेज कर रहे हैं तो दैट विल अफेक्ट द एंटायर बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, जो प्रोडक्टिविटी रेट है, उन सब पे इम्पैक्ट आ रहा है उसका। क्लियर है बच्चा? उसी सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है। अमेजोन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर? अब अगेन वही, वो जो था ना, इकोसिस्टम में सर्विसेज की कोई कॉस्ट होगी, तो वही ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर हम इतना ही, जितना ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है उसमें अगर हम ऑक्सीजन के सिलेंडर से उसको कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वो कितना हो जाएगा कि आप पूरे वर्ल्ड की जितनी इकोनॉमी है और उसका कलेक्शन है उसका डबल ट्रिपल, मोस्ट ऑफ द डबल, ठीक है, उससे ज़्यादा कॉस्ट जा रही थी। तो वी कांट पे, जो चीज़ हमें नेचर ने फ्री में दे रखी है उसको हम अगर कंजर्व नहीं कर रहे हैं, और ये लॉन्ग टाइम हो गया ना, हमें ऑक्सीजन हमेशा के लिए चाहिए। ठीक है, you can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spends on a cylinder of oxygen। और ये सारी चीज़ आप रिलेटिव कर सकते हो। कोई भी आप ऐसा केस सुने हो कि कोई आईसीयू में है, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई ऑक्सीजन सप्लाई पे है, तो उसको किस तरीके से कॉस्ट पे करनी पड़ती है उस ऑक्सीजन सिलेंडर की। पॉलिनेशन, जैसे अभी मैंने बोला, विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड। अगर हम लोकल भी सोच रहे हैं तो हम फ्रूट पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, सीड्स, कई ग्रेन्स हमारे फूड हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट तो हैं,
और इन सब चीज़ों को फ्रूट और सीड के फॉर्मेशन के लिए पॉलिनेशन इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। क्लियर। इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर्स लेयर बीज बम्बल बीज बर्ड्स एंड बैट। जूफिलिक में सारे आ जाएंगे। जू क्या बोलेंगे इसको, वर्ड भूल रही मैं, जूफिली, ठीक है, एंटेमोफिलिस जूफिली, ठीक है, पूरा कलेक्टिवली एनिमल्स को जो बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्म्प्लाइजिंग पॉलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पॉलिनेटर। अगर इन नेचुरल पॉलिनेटर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और इनको कंजर्व नहीं किया गया, इन्हें बचाया नहीं गया, तो धीरे धीरे हमें इसकी भी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक, जो आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने ड्रोन बना लिया, लेकिन आप तो अपने एक लिमिटेड पोर्शन के लिए ड्रोन बना रहे हो ना। जब आपको पूरे अर्थ के लिए ड्रोन बनाना होगा तो यू कांट अफोर्ड दैट चीज, ठीक है। देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट दैट वी ड्राइव फ्रॉम नेचर, द एस्थेटिक प्लेजर्स ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक्स वुड, watching spring flowers in full bloom, or waking up to a bulbul songs in the morning. Can we put a price tag on such things? अगेन मोरल वाली बात आ गई कि यहाँ पे जो हम लोग और भी क्या यूज़ करें। अब जैसे जस्ट आपको कोई वैकेशन मिली, ट्रिप मिली है और आपको ऑफर मिला फ्री वैकेशन, ठीक, मम्मी पापा बच्चा पार्टी सबको फ्री वैकेशन मिला 2 दिन 2 रात के लिए। अब आपको कोई कहे कि सियाचिन चले जाओ, जाओगे सियाचिन? आपको कोई कहे डेजर्ट में चले जाओ, वहाँ जाओगे? आप कहाँ प्रेफर करोगे? आपको हम ऐसे बोलते हैं कि नागालैंड चले जाओ जहाँ टेररिस्ट अटैक चल रहा है, या कश्मीर के उस पोर्शन में चले जाओ जहाँ टेररिस्ट थ्रेट है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी नहीं जाओगे। तो इट डिपेंड्स आप क्या चूज़ कर रहे हो, वो ही चूज़ करते हो जो नेचर में खूबसूरत है, ठीक है, जो नेचर हमें सूदिंग लगेगी, जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे पूरे एक रिलैक्सेशन के लिए जो बेनिफिट होगा। तो कहाँ जाओगे? नैनीताल जा सकते हो, शिमला जा सकते हो, केरला जा सकते हो, मुन्नार साइड जा रहे हो, ठीक, मेघालय साइड जा रहे हो, तो आप उस तरीके से दार्जिलिंग घूमने जा रहे हो तो आप ट्रिप चूज़ करोगे। उसमें आप ये नहीं चूज़ करोगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, अब मैं तुम्हें बोलूँ कि यूपी में ही जहाँ पे खूब गैंगस्टर अटैक वगैरह चल रहा है, चलो मिर्ज़ापुर में चले जाओ वैकेशन निभाने, तो क्यों जाओगे वहाँ पे? तुम देखोगे ना कि बेनिफिट क्या है। तो उसी तरीके से नेचर को भी धीरे धीरे इंसान देख रहा है कि हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उस बेनिफिट को हम लॉन्ग टर्म अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं रहेगी। तो इन सब चीज़ों की कोई कॉस्ट नहीं है। आप वहाँ घूमने का जो भी कॉस्ट दे रहे हो वो तो कमर्शलाइजेशन हो गया, वो तो टूरिज्म पैकेज हो गया, ठीक है, वो लोगों ने ही बनाया है। नेचर आपसे कोई नहीं करे। तुम अगर सनसेट को देख रहे हो वहाँ पे आरे वारे पे खड़े होके, तो नेचर तुमसे नहीं टैग ले रही, पैसे ले रही है कि आरे वारे पे आए हो, चलो आज तो तुम्हें इतनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तुम वहाँ तक जा रहे हो, वहाँ पे तुम कुछ एंजॉय कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, उसके खर्चे वो ह्यूमन ने बना रखे हैं, नेचर को कोई बिल नहीं जा रहा है, ठीक है बेटा। तो वी कांट पुट टैग। आप एक बढ़िया ग्रीनरी एरिया में हो, वहाँ पे आपको पंछियों के गाने सुनाई दे रहे हैं, चहचहाट सुनाई दे रही है सुबह, तो आप उसको पे नहीं कर सकते हो, ठीक। लेकिन आपको AR रहमान का अगर कोई शो कराना है तो यू हैव टू पे, ठीक। आपको लता जी का देखना है कुछ तो यू हैव टू पे, ठीक है। लास्ट अब हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एथिकल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स, animals and microbe species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be of current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation. तो ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम क्या, हमें वो इतना सब जो सारी चीज़ें मिल रही हैं उसके लिए हम बदले में क्या कर सकते हैं। अब जैसे देखो बेटा, ये सब समझने वाली चीज़ है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमारी केयर कर रहे हैं तो हम उनके बदले में उनके लिए क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं बहुत, कि जब वो बहुत ओल्ड एज हो जाएंगे या हम थ्रू अपने लाइफ उनको एक रिस्पेक्ट दे, ठीक। जब तक हम वो एकदम लाचार, कई तो पेरेंट्स होते भी नहीं है बेटा, मैंने तो बुज़ुर्गों को भी देखा, ओल्ड एज पेरेंट्स को देख रखा है जो कि खुद अच्छे से सेटल्ड हैं, बच्चे फॉरेन में जा चुके हैं, ठीक। उनके कुछ ऐसी पेंशन योजनाएं हैं या उनकी इतनी शेविंग्स हैं कि उनको डिपेंडेंट ही नहीं होना पड़ता है। तो आप ये जो बच्चों को होता है ना कि हम
वृद्धाश्रम भेज देंगे या वॉटेवर, तो उनको नीड नहीं होती है, उनको कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, जिनके ऐसे डिपेंडेंसी है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, कुछ अप एंड डाउन से उनको है, तो वो जस्ट अपोजिट केस होता है। जैसे आपको बचपन में उन्होंने चलना सब कुछ सिखाते हैं, वैसे ही वो बुढ़ापे में एक केयर की, अटेंशन, एक रिस्पेक्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ बच्चों से चाहते हैं। ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमें बच्चे एकदम बुढ़ापे में हमें सोने चांदी से लाद के रखें, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो हम कुछ उसके लिए उनके लिए कर नहीं सकते, ठीक है। जैसे अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेरे पास तो स्कोप ही ख़त्म। हम जब तक स्ट्रगल करके खड़े हों तब तक हमारे मम्मी पापा ही नहीं है, तो हम करें क्या। तो अब हमारे लिए ऐसे है कि हम दूसरे लोगों से काफ़ी अटैच्ड हैं, ठीक। मुझे एक है भी, मतलब पहले से ही अब उन्हीं के संस्कार हैं कि आज भी मेरे नेचर में वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये नहीं सोचती कि अपने मम्मी पापा ही होंगे तभी करेंगे। तो इट जस्ट कि आपके लिए किसी ने कुछ किया तो आप उसके लिए क्या कर पा रहे हो। तो उसी तरीके से नेचर आपके लिए कुछ कर रही है, तो आपको इतना मोरल वैल्यूज़ तो होना चाहिए कि हम रिटर्न में उसकी कीमत तो नहीं चुका सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट उसका डिस्ट्रक्शन तो रोकें। डिस्ट्रक्शन कैसे रोक सकते हो, अब इसमें आपकी सोच कहाँ तक जाती है वो डिपेंडेंट है। क्या आप एक आगे जाके एक हवेली में रहना पसंद कर रहे हो जिसकी आपको नीड ही नहीं है, 12 कमरे का घर आपको नीड ही नहीं है, घर में रह रहे हैं 2 लोग, 2 3 4 लोग रह रहे हैं और 14 सर्वेंट रह रहे हैं, तो उसकी कोई नीड नहीं है। लेकिन इंसान आजकल वो स्टेटस सिंबल में बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अब कलाम सर को देखो, कलाम सर की जब डेथ हुई तो उनकी पूंजी में से क्या मिल रहा है, उनके 2 जोड़ी कपड़े मिल रहे थे और कुछ भी ऐसी बहुत बड़ी आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल गई जो कलाम सर छोड़ के गए। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। बट अलग अलग चीज़ें हैं, कौन कैसा है, तो हम कितना ज़्यादा क्या कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू एथिकल। और ये अब तुम लोग क्या फ्यूचर हो देश के, तो तुम लोगों को एक समझ आनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अभी जिसको है वो गलत है या जो जैसे, लेकिन हम उसका मिसयूज़ नहीं करें, ठीक। हम इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते कि हाँ सब इक्वल हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। जादू नहीं हो सकता, कोई जादू की छड़ी हाथ में नहीं है कि अमीर गरीब सारा अंबानी का पैसा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो एक खाली अपनी सोच इतनी होनी चाहिए बेटा कि हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जो कर रहे हैं वहाँ पे हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने अर्थ के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, या अच्छे वेलबींग के लिए, या अपने रिलेटेड लोगों के लिए। तो वो हमें देखना। और तुम लोग तो ऑब्वियसली अच्छे करने के ही लाइन पे हो बेटा, डॉक्टर बनना, अच्छा करना, ठीक है। आगे फ्यूचर है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, बहुत कुछ रहेगा। तो दैट डिपेंड्स। तो हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कर नहीं सकते हैं, कॉस्ट नहीं चुका सकते हैं, बट वी शुड ट्राई टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। हम ऐसी चीज़ें तो नहीं करें कि जिससे इसका लॉस और तेज़ी से बढ़ता जाए। जैसे कि हम टाइगर की बात करें तो टाइगर आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि डायनासोर की तरह बुक में ही रह जाए। और तुम अपनी एक पीढ़ी बात कह रहे हो कि टाइगर होता था, कैसा होता था पापा, ऐसा होता था। तो ये सारी चीज़ें ना आए तो वो क्या होगा कि बायो कंजर्व करके जब हम रखेंगे तो वो चीज़ें रहेंगी। अब ये तो हो गए तुम्हारे 3 पॉइंट्स, जिसमें लोकल देखा, ब्रॉडली देखा एंड एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। नाउ लास्ट वन इज़ हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक। तो हाउ डू वी कंजर्व में आ जाता है मोस्टली एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड इन सीटू कंजर्वेशन। उसको देख लेते हैं फटाफट और ये चैप्टर कवर करते हैं। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी at all levels is protected. We save the entire forest to save the tiger. This approach is called in situ on-site conservation. अब जब हम in situ की बात करेंगे, ठीक है, तो in situ को यहाँ पे कोई रटने वटने वाला बात नहीं है। पहले ही टैक्सोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट चैप्टर में ये सब आ चुका है, तो बायोलॉजिकल वर्ड में। तो वहाँ पे हम लोग को पता है कि इन सीटू एक्स सीटू क्या होता है, लेकिन इन सीटू मतलब इन सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो है वहीं पे उसको कंजर्व कर दिया, ठीक है। अब हम ही हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैंने बताया एक माँ के अच्छा बेटा और बिगड़ैल बेटा, ठीक। अच्छा बेटा कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है, बिगड़ैल बेटा हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है, काला हिरन मार दो, गोरा हिरन मार दो, सबको डिस्ट्रॉय करते चलो। तो एक तरीके का हम ह्यूमन बीइंग ही कंजर्व भी कर सकते हैं बेटा, और हम ह्यूमन बीइंग ही इसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, ठीक। तो अब कंजर्व की बात आ रही है तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो जिस सिचुएशन में है, नेचुरली प्रेजेंट है, वहाँ पे उसको वहीं पे कंजर्व कर दो,
ठीक, उस एरिया में बैन कर दो चीज़ों को, उस एरिया का डिफॉरेस्टेशन रुकवा दो, उस एरिया में हंटिंग रुकवा दो, ये सब कैसा हो गया? इन सीटू। आप उस एरिया में कंजर्व कर दिए। वहाँ से आप कोई बाहर, वहाँ पे आप कोई बाहर की ऐसी स्पीसीज़ को नहीं करें। ठीक है, वहाँ पे कोई आप प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो इन्वेसिव वीड को नहीं इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक, इस तरीके का आप कोई बहुत ऐसा प्रेडेटर नहीं वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जिससे वहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो। क्लियर? तो ये तो हो गया इन सीटू। अब एक्स सीटू में क्या हो जाता है? एक्सटर्नली उसको सिचुएट कर देना, मतलब जिस सिचुएशन में वो था वहाँ से एग्जिट करके, वहाँ से निकाल के उसको एक्सटर्नली कंजर्व करके रखना। ये किस केस में होगा? जैसे सपोज उसका कंपटीशन लेवल इतना हाई हो गया, वो कंपटीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर हम उसको आर्टिफिशियली ऐसा सिस्टम रखें जैसे जू वगैरह में, या हम कोई ऐसा बाहर कंजर्व कर रहे हैं जहाँ पे हम उसको नेचुरल जो हैबिटेट चाहिए उस चीज़ों को आर्टिफिशियली मेंटेन कर लें। ठीक है, अब वहाँ पे हम अपने एक अच्छे से अपनी जो कहते हैं कि अपनी निगरानी में अपने नोन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी ब्रीडिंग करा सकते हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करा सकते हैं। हम क्या उनकी कौन सी सेल प्रिजर्व करना है, अब तो आगे की भी बातें आ चुकी हैं, तो हम उनका सेल वगैरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर सीड प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम उनके सीड को प्रिजर्व कर सकते हैं, सीड बैंक में स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो मीन्स वो इंडेंजर्ड ख़त्म ना हो जाए इस तरीके से। अब जस्ट सपोज बेटा डोडो बर्ड की हम लोगों ने बात की, अगर उस लास्ट डोडो बर्ड को भी कट करके ख़त्म नहीं किया गया होता और आज जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह हैं हैन वगैरह के लिए इस तरीके से हम डोडो को कंजर्व कर लिए होते तो डोडो भी आज होता। ठीक, लेकिन हम कंजर्व करें, हम अगर वो नेचुरल कंडीशंस में नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं, नेचुरली उनका डिसबैलेंस हो चुका है, पॉपुलेशन जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, तो हम उसको ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी जगह पे कंजर्व करें एक्स2 फॉर्मेशन करके कि जिसमें वो उनकी लिविंग और उनकी ब्रीडिंग प्रोसेस अंडर कंट्रोल चलती रहे। क्लियर बेटा? तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। और इसका हम चार्ट वगैरह दे देते हैं, उसको तुम लोग नोट डाउन कर लोगे कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू ऑन साइट। ठीक है, ऑन साइट इन सिचुएशन कंजर्वेशन, जो जहाँ है वहीं पे उसको ऑन साइट कंजर्व कर दिया गया। However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, organism facing a very high risk of extinction in the wild in the near future and needs to urgent measure to save it from extinction, that is known as ex situ, off site। on site पे in situ and off site पे ex situ। क्लियर? नाउ हम देख रहे हैं ऑफ साइट ऑन साइट, इसको कर लेना मार्क। अब इन सिटू कंजर्वेशन की बात करें, फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। अब डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में डिफरेंसेस है। मैनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल देयर बायोलॉजिकल वेल्थ। अब क्या होता है ना कि अगर आप उस पर एंट्री बैन कर दिए तो लोगों को लगेगा कि चलो यहाँ तो सागौन का पेड़ था, वो भी कंजर्व हो गया। अब अगर आप ऐसा देखो कि टाइगर सेंचुरी वगैरह जो कंजर्व करके रखते हैं, अब उस एरिया में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टाइगर को बचाया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी है वो उस एरिया में वो भी कंजर्व हो गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, अब आप ऐसे अगर बैन कर दोगे तो कुछ लोगों को इसमें इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होगी कि अरे ये इस एरिया में तो हमारा ये पर्टिकुलर, अब जैसे ऐसे बात करो तुम कि कोई तुम्हारे घर में तुम्हारा स्टडी टेबल, अभी तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ क्या है? तुम्हारे स्टडी मटेरियल। मैं कहूँ कि तुम्हारे घर में आके मैंने बैन लगा दिया, अगले 2 दिन तक इस एरिया में नहीं जा सकते तुम। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर ये कुछ भी रीज़न वहाँ पे समझ लो। ठीक, इस एरिया में नहीं जाना है। उस एरिया में जो रीज़न था, जस्ट सपोज कि कोई इन्फेक्शन है, कुछ ऐसा चांसेस है कि वो यहाँ पे हो सकता है, तुम्हें इस तरफ नहीं जाना है। तुम किस चीज़ के लिए परेशान होगे? आप सील तो कर दो मैडम, लेकिन वहाँ से मेरी बुक्स दे दो, वहाँ से मेरे नोट्स दे दो, मैं इधर बैठ के पढ़ लूँगा। ठीक, अब तो ये तो तुम्हारा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब इनका क्या होगा? निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इनकी इकोनॉमी हिलने लगेगी,
इनको जिस चीज़ का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में बिजनेस में चल रहा था वो हिलने लगा, वो डिसबैलेंस होने लगेगा। तो इस तरीके के अलग अलग ग्रुप और वहाँ पे मीटिंग सीटिंग होती रहती है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन faced with the conflict between the development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. ठीक है, बहुत से ऐसे हैं जिनकी अभी डिस्कवरी भी नहीं हुई, बहुत से ऐसे हैं कि जो डिस्कवर है वो इंडेंजर्ड में है। तो हर तरीके से हमें एक कंजर्वेशन की अप्रोच तो लानी पड़ेगी। ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय अ एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट, मतलब जो इस एरिया में स्टडी कर रहे हैं, जो इस एरिया के लोग हैं वो वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक, अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इम्पॉर्टेंट है, एक लिस्ट भी देते हैं। अभी हम एनसीईआरटी के बाहर चलते तो एक लिस्ट देखेंगे, वहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि इंडिया की क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मीन्स क्या हो गया, यहाँ स्पेसिएशन स्पीसीज रिचनेस भी हाई हो, ठीक, नंबर ऑफ स्पीसीज भी हाई हो, और पूरा एक जो इकोसिस्टम है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हो, स्टेबल हो। इस ऐसे सारे केसेस में हम क्या कर सकते हैं बेटा, वो पोर्शन क्या होगा, हॉट स्पॉट में आएगा। ठीक, एंड हॉट स्पॉट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज भी ज़्यादा हो। तो मीन्स दोनों चीज़ें बेटा, रिचनेस भी हाई, नंबर ऑफ स्पीसीज भी हाई, और ऐसे स्पीसीज के भी नंबर हाई हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं। तो ऐसे स्पॉट्स क्या हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो ऑब्वियसली इनको सर्च किसने किया है, जो बायोडाइवर्सिटी के साइंटिस्ट वगैरह होंगे। ठीक है, ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट। दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन विद वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस and high degree of endemism. Endemism means that is species confined to that region and not found anywhere else. जैसे हम लोग एक वर्ड सुनते हैं एंडेमिक डिजीज एंड पैंडेमिक डिजीज। ठीक, अब कोरोना कैसा है, वर्ल्ड वाइड हो गया, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये कैसे डिजीज होगी, पैंडेमिक। क्लियर, और किसी एक सर्टेन एरिया में ही वो डिजीज है और वहीं रिस्ट्रिक्टेड है और कहीं रिपोर्टेड नहीं है, तो वो क्या हो जाती है, एंडेमिक। इसी तरीके से कोई स्पीसीज एक पर्टिकुलर हॉट स्पॉट वाले रीजन में, बायोडाइवर्सिटी रीजन में ही वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो रीजन क्या हुआ उसके लिए, स्पीसीज रिचनेस उस स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मतलब और किसी एरिया में वो दिखेगा भी। अब जैसे पोलर बियर की बात करूँ तो वो हमें तो यहाँ सहारा रेगिस्तान में घूमता हुआ नहीं दिखेगा, तो एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड हो गया वो, दैट इज स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। Initially, 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list. अब ये सब लिस्ट बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये डेटा अगर आप गूगल पे जाओगे तो उसमें वेरिएशंस दिखेंगे, बट हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, इसलिए आप ये लिस्ट यही डेटा ध्यान रखोगे। Identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34. These hotspots are also reason of accelerated habitat loss. अब जो ह्यूमन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटा, वो देखो यहाँ पे रीजन रिलेशन दिख रहा है उनके बीच पे। ठीक है, एक्सक्लरेटेड हैबिटेट लॉस भी उनमें बहुत फास्ट हो रहा है, इसलिए वो क्या है, इंडेंजर्ड भी हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में ऑलरेडी वहाँ स्पीसीज रिचनेस थी, लेकिन इंडेंजर्ड भी हाई हैं। 3 ऑफ दिस हॉट स्पॉट, वेस्टर्न घाट and Sri Lanka, Indo-Burma and Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya cover our country's exceptionally high biodiversity region. अब अगर देखो ये श्रीलंका वगैरह को हटा दिया जाए तो वेस्टर्न घाट और ये हिमालय वाला रीजन ये इंडिया के हॉट स्पॉट हैं। तो 2 हॉट स्पॉट इंडिया में, बट सटे हुए देश हैं। ठीक है, तो इंडो बर्मा और श्रीलंका वाला भी काउंट कर दिया है यहाँ पे। Cover our country's exceptionally high biodiversity region.
ऑल्दो, और तुम लोग कहाँ पे हो, वेस्टर्न घाट में ही हो, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत बायोडाइवर्सिटी रिचनेस वाली जगह पे हो तुम लोग। ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, अगेन ये डेटा ध्यान में रखोगे, ठीक। द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली, इसमें वेरिएशन है क्योंकि इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि डेटा ध्यान में रखोगे। Harbor is extremely high and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%। अगर हम इन एरिया को अगर हम प्रिजर्व करें, बायो कंजर्वेशन स्टार्ट कर दें, यहाँ पे ध्यान स्टार्ट कर दें, तो हम जो रेट है उसको 30% रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are largely protected at biosphere reserves, national parks, sanctuaries. India now has 14 biosphere reserve, 90 national parks and 448 wildlife sanctuary। Again इस डेटा में भी आपको variations दिखेंगे। India has also a history of religious and cultural traditional that emphasize protection of nature। अब बेटा इसका आप हमें आपको एग्जाम्पल ऐसे ही बता देते हैं, जैसे आप देखते हो ना कि कई ट्री के नीचे भगवान जी रखे हुए रहते हैं, छोटे छोटे मंदिर बन जाते हैं, आगे जाके फिर वो एक बड़ा मंदिर बन जाता है, ठीक। जैसे वो निसर्ग विहार वाले कॉर्नर पे भी पीपल का पेड़ है, वहाँ पे भी एक मंदिर बना हुआ है। तो एक क्या होता है ना, किसी चीज़ की प्रैक्टिकल वैल्यू समझनी चाहिए, ठीक। कुछ हुआ है बहुत पहले, बहुत समय के पहले, तो उसका कुछ रीज़न रहा होगा, उसकी कोई प्रैक्टिकली, जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसे वो बोलते हैं कि पैर नहीं, बैठे बैठे पैर नहीं हिलाना चाहिए, ठीक। कैसे और भी कई चीज़ तुम लोग घर में भी सुनते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक। तो अभी क्या होता था ना कि जब प्लांट कटते थे तो नोइंगली अननोइंगली लोगों ने क्या शुरू किया, एक पत्थर रख दिया और उसको जाके टीका कर दिया, सिंदूर रोली चढ़ा दी, चावल फूल चढ़ा दिए वहाँ पे। तो अगले दिन आने जाने वाले 10-15 लोग उसको देखेंगे और वहाँ पे हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारे इंडिया का ट्रेडिशन है एक तरीके से, ठीक। हम ऐसा नहीं कि तुरंत उसको उस पर आर्ग्यू करेंगे या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, एक एंगल अलग होगा, ठीक। सिंपली अगर कोई मज़ार है, मज़ार पे कोई चादर चढ़ाते हैं तो हम उस एरिया को पूरा पूजने लगते हैं, ठीक। वो धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है। तो ये किस तरीके से है ना, दिस इज साइंटिफिक व्यू, इसका आप देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं कंजर्व कर रहा है। अब उस पीपल के पेड़ को कोई काटेगा तो वहाँ बवाल मचेगा, वहाँ लोग आर्ग्यू करेंगे, ठीक। उस जगह पे उस एरिया में कोई डिस्टर्बेंस करेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। कोई मंदिर मस्जिद वाला एरिया है, वहाँ पे कोई अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन की बात आएगी, यहाँ से मंदिर हटाना है, यहाँ से मस्जिद हटाना है, तो अलग प्रॉब्लम होता है। तो दैट इज़ रिलेटेड टू अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि उनकी अपनी एक एरिया होगी, उस एरिया में पूरी ग्रीनरी होगी। तो ये नोइंगली अननोइंगली अगर आप उसको हिंदू मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो और एक साइंटिफिक अपने व्यू से देखो, तो वहाँ पे उस एरिया में एक छोटा सा कंजर्वेशन हो गया, बायो कंजर्वेशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके के भी बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हमारे इंडिया में है। राजस्थान में जैसे तुम्हारे इधर क्या बोलते हैं, मेघालय वगैरह के साइड में इस तरफ भी बहुत मान्यता है। गाँव के साइड में देख लो, बहुत छोटे, तुमने खुद भी रिलेट किया होगा कि बहुत से ऐसे देखे होगे कि चुनरी बांध देते हैं, पीपल के पेड़ में चुनरी बांध के, किसी मंदिर पे घंटी बांधने का रिवाज होता है, कहीं पे चुन्नी बांधने का, कहीं पे ये रक्षा धागा बांधने का रिवाज होता है, ठीक है। मस्जिदों में इसी तरीके से धागे बांधने का रिवाज होता है, ठीक। एक फॉरेन में कहीं पे वहाँ पे लॉक लगाने का रिवाज है, ताला लगा देते हैं लोग। तो अपनी मन्नतें, एक फेथ जो है ना, उसको साइंटिफिक यूज़ कर लिया गया, उसका साइंटिफिक बेनिफिट दिखा के उस एरिया में अब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। कनेक्ट करना है इस बात को, क्लियर बेटा। तो नाउ हैज़ यहाँ पे इंडिया हैज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो उससे क्या हुआ, वो पेड़ बचा, आगे उस एरिया में पेड़ बचे, वो मंदिर बन गया, तो वो पूरा एरिया कंजर्व हो गया। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड। और किसी किसी जगह तो ऐसा है कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट एज्यूम कर लिया जाता है कि ये भगवान, ये जैसे तुम लोग मुझे भी अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वृंदावन साइड में जैसे कहते हैं ना, एक वो पूरा एरिया है, चलो एरिया बस ऐसे समझो कि कोई एक एरिया है जहाँ पे ये माना जाता है कि कृष्ण जी अब भी आते हैं और वो गोपियों के साथ वहाँ पे घूमते हैं, मुरली बजाते हैं, ऐसा लोगों का वहाँ पे मानना है। तो उस एरिया में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ फेथ बिलीव।
इसी तरीके से जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है सैक्रेड ग्रूव्स, इसकी क्या स्टोरी है कि यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे रात में परियां आती हैं। अब ये स्टोरी है, परियां आती हैं और वो फूल पत्ती उनको प्रिजर्व करके, मतलब उनको उसमें वो तोड़ेगा कोई या वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगा तो वो उसको हार्म करेंगे, श्राप देंगी, इस तरीके से समझ लो। तो उस केसेस में अब तो हम पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करो तो लगेगा कि नहीं, लेकिन साइंटिफिक व्यू क्या है इसका कि वो चाहे जो भी हो, उनकी एक आस्था जो कई टाइम से बन गई और वो उसको मानते आ रहे हैं, वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन वो सैक्रेड ग्रूव सेव हो गया, वो बायोलॉजिकली कंजर्व हो गया। वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं हो सकता, वहाँ पे कटिंग नहीं होगी। अब लोग ट्राई भी करेंगे, जैसे नेता लोगों के सोर्सेज से अगर करेंगे तो भी जब तक वहाँ की लोकल पब्लिक जो होती है वो अलाउड नहीं करेगी या उसको बहुत ज़्यादा दबाया नहीं जाएगा, तब तक ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। तो वो एक तरीके से क्या हो गया बेटा, कंजर्व हो गए। सच सैक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंटिया। अब बेटा ये आप नोट डाउन करोगे, ठीक है, हिल्स इन मेघालय। तो ये बड़े बड़े ऐसे जंगल हैं जो कि इसी सारे भावनाओं से, इसी सब रिलीजियस वैल्यू की वजह से, और इसको जैसे भी समझना है वो उनके मन की बात है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। एट द एंड हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्व है, वहाँ पे ट्री नहीं कट रहे हैं, वहाँ पे लोग अच्छे से हैं, वहाँ पे हरियाली है, वहाँ से ऑक्सीजन हमारे बायो सिस्टम में आ रही है और उस ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट जो तुम लोग हो जहाँ पे, रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। इन मेघालय इसके सैक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी वजह से यहाँ पे जो चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी, वो सब चीज़ें वहाँ पे सेव हैं। मतलब जिनको हम थ्रेटेंड कहें ना, उनका रेट ऑफ थ्रेटेंड इंडेंजर होना लेट वो वहाँ पे एक तरीके से होल्ड लग गया। जितना एज्यूम किया गया था, जितना प्रेडिक्ट किया गया था कि ये इस रेट से वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे प्लांट्स वगैरह, वो उस तरीके से नहीं है। तो वो एक तरीके से जैसे कैंप होता है ना, रिफ्यूजी कैंप्स, तो उस तरीके से वो वहाँ पे हैं, क्लियर, सेव है उस एरिया में। अब ये सब तो आ गया तुम्हारे इंस्टीट्यू में। नेक्स्ट है एक्स-सिटू कंजर्वेशन। इन दिस अप्रोच threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special care. Zoological park, botanical garden, wildlife safaris, parks serve this purpose. There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological park. In recent years, ex-situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure. एक सराउंडिंग, एक हमने ऐसा उनको आर्टिफिशियल हैबिटेट दे दिया उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह, और वो वहाँ पे सेफ रखे हुए। नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व, गैमेट भी प्रिजर्व कर सकते हैं इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना, व्हाट इज द क्रायो प्रिजर्वेशन? Eggs can be fertilized in vitro and plants can be propagated using tissue culture methods. अब इस एग को इन गैमेट्स को इन विट्रो फर्टिलाइज करके भी हम उनकी स्पीसीज़ को कंजर्व कर सकते हैं। प्लांट के केस में हम सीड्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो एक सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक। और ऑलरेडी ऐसे सीड बैंक बनाए जा चुके हैं जो कि ह्यूमन सारे हर मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है ना, वैसे ये सब कॉन्फिडेंशियल जोन बनाए गए हैं, क्योंकि हर जो बड़ी बड़ी जैसे यूएसए वगैरह हैं, इनको आइडिया तो है कि इस तरीके के न्यूक्लियर अटैक या व्हाटएवर जो भी कंडीशन हो सकती है, तो इनको कहीं ना कहीं प्रिजर्व किया गया है ताकि पूरा सब कुछ ख़त्म होने के बाद वहाँ से फिर से ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हो सके, फिर से नई लाइफ स्टार्ट हो सके। तो इसलिए ये सब मेंटेन किया जा रहा है। एंड जस्ट नेचुरली भी ख़त्म होते हैं तो भी हम उनको प्रिजर्व करके रखे हैं। तो हम अब उनका मोड ऑफ सर्वाइवल हमें पता है कि वो किस कंडीशन में, किस हैबिटेट में ग्रो कर सकता है, तो उस चीज़ को हम आर्टिफिशियल प्रोवाइड करेंगे तो वो ग्रो कर जाएगा। क्लियर? तो वो स्पीसीज जो इंडेंजर्ड हुई उसको प्रिवेंट कर लिया गया। नाउ बायोडाइवर्सिटी नोन
नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब जैसे पॉलिटिकल बाउंड्री की बात की जाए बेटा, तो एक जंगल को थोड़ी ना पता है कि वो हिमालय से इंडिया की तरफ आ गया या चाइना की तरफ चला गया, ठीक। लेकिन हमें पता है कि कितना हिमालय में है, कितना कितना इंडिया की तरफ है, कितना चाइना की, या वो भी कॉन्ट्राडिक्ट है, तो कौन सा बाउंड्री एग्जैक्ट बाउंड्री कहाँ है। लेकिन उससे बायोडाइवर्सिटी, ऐसा नहीं कि शेर चलते चलते अरे मैं तो चाइना में आ गया और वो वहाँ से घूम जाएगा, ऐसा कुछ उनके अंदर नहीं है, ठीक। तो दैट इज सिंपली पॉलिटिकल बाउंड्री इंडिया तुम्हारे ह्यूमन मेड है। बायोडाइवर्सिटी की ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, जस्ट बाउंड्री इज जस्ट बिकॉज ऑफ, जब आप इकोसिस्टम की बाउंड्री पढ़ते हो उसके हिसाब से बाउंड्री होती है, उनके इकोसिस्टम क्लाइमेट वेदर के वजह से, वहाँ के टोपोग्राफी की वजह से, वहाँ पे एडेफिक फैक्टर की वजह से जो बाउंड्री क्रिएट होती है, या एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल की एक बाउंड्री होगी, इस तरीके की बाउंड्री नेचुरली प्रेजेंट है। बट देयर इज़ नथिंग लाइक POC PSC टाइप बाउंड्री, कोई ऐसी बाउंड्री नेचर ने नहीं बना रखी है, ठीक। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट इसको बोला गया, हेल्ड इन रियो डे जेनेरो इन 1992, called upon all nations to take appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit। अब देखो, अब ये बहुत पुरानी चीज़ें नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए अवेयरनेस हुई है और हम लोग कंजर्वेशन की तरफ बढ़ने लगे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ रिसेंट, अभी 90s की बात है ये, क्लियर। तो 1992 में फर्स्ट इसकी समिट हुई, जहाँ पे ये अवेयरनेस को लिया गया, कंसीडर किया गया कि भैया जो आप नेचुरली चीज़ें प्रेजेंट है और इसका इस तरीके से यूज़ हो रहा है, इसकी कंजर्वेशन की भी ज़रूरत है, अदरवाइज ये रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, उसके बाद फिर 10 साल बाद हुई, जोहान्सबर्ग में हुई, साउथ अफ्रीका। 190 कंट्रीज प्लेस्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels। तो यहाँ पे जैसे शपथ लिया उन लोगों ने कि हम इस तरीके से 2010 तक, 2002 में लिया कि इस तरीके से अपने अपने कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे और इस चीज़ पे फोकस करेंगे। अब कहीं पे ऑन पेपर ही फोकस हो रहा होगा, कहीं पे एक्चुअली जिन्हें इम्पोर्टेंस पता है कि इस चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस है, जितना हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें समझा रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो वो सारी कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप कंट्रीज़ हो, वो इस पर वर्क कर रही हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, ठीक है बच्चा। तो ये तो हो गया NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वाहा। तो यहाँ से आप डेटा वगैरह नोट डाउन करोगे। आप कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स देख लो, जैसे ये मेडिसिनल पर्पस से बहुत सारे प्लांट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आप कुछ मार्क करके रख लो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं तो भी ह्यूमन वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं डिजीज़ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको, तो एक ये आप कुछ डेटा ध्यान में रखोगे। क्विनीन इम्पॉर्टेंट है, मॉर्फिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पेन किलर वगैरह जो ज़्यादा बनते हैं, कैंसर में यूज़ होता है। फिर एस्पायरिन भी इम्पॉर्टेंट है, क्विनीन। विनब्लास्टिन भी कैंसर में यूज़ होता है, एंटी ट्यूमर लिखा हुआ है, एंटी मलेरियल क्विनीन हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कुछ ड्रग्स हैं जो कि प्लांट रिसोर्सेज पे डेवलप्ड हैं, सोर्स इनके क्या हैं, प्लांट्स। तो इम्पॉर्टेंट है बेटा हमको, अगर वो किस में आ जाएंगे, आप इमीडिएट प्रॉफिट वाली बात करें, ठीक। आप प्रिजर्व नहीं करके रखोगे तो आपको जो उनकी लाइफ साइकिल, इमीडिएट इन केस ऑफ एक पर्टिकुलर प्लांट की लाइफ साइकिल से रिलेटेड, इसलिए इमीडिएट। और जब हम ब्रॉडली इसको देखेंगे तो उस प्लांट को सर्वाइव कर, उस प्लांट को रिटेन रखना, उस प्लांट की को एज इट इज़ उसके जनरेशन प्रोड्यूस होता रहे, तो वो ब्रॉडली में आ जाएगा, क्लियर। फिर ये भी यही है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स है। अब मेजर डाइवर्सिटी थ्रेट्स क्या हैं, जो एविल क्वाड्रेट हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, डिफॉरेस्टेशन, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेटिक चेंज, बायो एक्यूमुलेशन एंड सिनर्जेटिक इफेक्ट्स, इस तरीके से हमें एक रेंज दिख रहा है। फिर सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है वो डिफॉरेस्टेशन है, ऑब्वियसली जो कटिंग हो रहा है फॉरेस्ट का, दैट इज़ है। इसमें देखो 80 एकर्स पर मिनट, हर मिनट में 80 एकड़ ग्राउंड सब कट हो जा रहा है पूरा,
ठीक। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेचुरल होम जहाँ पे वो है वहीं पे उसको कंजर्व कर दिया गया तो इन सिटू हो गया। आर्टिफिशियल होम, एक आपने बढ़िया बिल्डिंग बना ली, अच्छा एरिया बना लिया और उसमें उनको कंजर्व किया जा रहा है। ठीक है, बिल्डिंग मतलब पार्क वगैरह जो भी तुमको समझ में आ रहा है वो सब उसमें आ जाएगा। ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा इन सिटू में। सीड बैंक, जू, बॉटनिकल गार्डन, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, एक्स सिटू में। ये बेटा टेबल अच्छे से नोट डाउन कर लोगे, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन का। मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी इसको। क्लियर। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सब आ जाएंगे आपके एक्स सिटू में। ठीक। अब ये हैं 34 पॉइंट्स जो हॉट स्पॉट हैं उनको डिनोट किया गया। तो अब यहाँ पे आप इंडिया पे फोकस करो तो ये है 1 वेस्टर्न वाला और ये हिमालयन वाला। ये है 34, इनको नोट डाउन नहीं करना है, बस हमें इंडिया वाला ही ध्यान में रखना है। दिस 34 हॉट स्पॉट्स अकाउंट फॉर 2.3%। अब देखो एनसीईआरटी का एक डेटा था 2%, ठीक, रियल डेटा क्या है 2.3%। तो इसको बस आप याद रखोगे, नोट डाउन करके रखोगे। अगर ऑप्शन में डायरेक्ट 2.3 आ रहा है तो आप उसको क्लिक कर दोगे, क्योंकि फिर वो आ जाता है ना कि एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो अगर 2 के ही रेंज में आ गया सारे ऑप्शन, जैसे 2 ऑप्शन आ गए 2.0, एक ऑप्शन आ गया 2.3, ठीक, एक आ गया 4, एक आ गया 5, इस तरीके से क्वेश्चन है। इट मीन्स कि उस क्वेश्चन में एग्जामिनर को पता है वो 2.3 के लिए पूछा है आपसे, ठीक। और अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है 4, 5 या लोअर देन 2, लेस देन 2, ठीक, एंड 6, तो आपको ये नियर बाय दिख रहा है तो आप इस तरीके से ऑप्ट करोगे। तो जस्ट इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, ठीक है। ये इंडिया वाला जोन, ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट, हॉट स्पॉट रीजन, ठीक। ये एक इमेज जो आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को शो कर रहा है, ठीक। एक पेड़ के नीचे अगर मंदिर बना दो तो ऑब्वियसली उस पेड़ को कट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इस चैप्टर को फटाफट ख़त्म कर लो, बहुत सारे डेटा हैं यहाँ पे। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे सेंड करना। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ, कुछ साइंटिस्ट लिखती हूँ मैं, रॉबर्ट में, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, तुम लोग बुक से देखना। हम वो टिलमैन, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, हमबोल्ट एंड एक साइंटिस्ट ग्रिनेल, एक साइंटिस्ट ओडम, एक और पॉल एरलिक। इन सभी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन सेंड करोगे मुझे, सभी सेंड करोगे, ठीक है। फिर नेम ऑफ द स्पीसीज के नेम बताना जो इन्वेसिव वीड की तरह रोल प्ले कर गई, मतलब उनको किसी उनकी प्रॉपर्टी की वजह से इंपोर्ट किया गया था लेकिन वो बाद में इन्वेसिव वीड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। फिर आप बताओगे मुझे कौन सा एनिमल किससे रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है, डोडो, क्वेगा, डोडो, क्वेगा, एक क्या था, स्टीलर्स सी काउ, स्टीलर्स सी काउ। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगी, सारे आंसर मुझे देखना है बेटा, ठीक है। फिर एक क्या था, थैलेसीन, किस कंट्री से रिलेटेड हैं ये, क्यों हमने पढ़ा इनको, ठीक। फिर एक बताओ मुझे, व्हाट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, व्हाट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, और एक